हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट। आप लोग जानते हो कल इवनिंग में ये सिलेबस अपडेट कर दिया गया था बाय JKSSB ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड नाउ दिस इज द सिलेबस फॉर योर अपकमिंग JK पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। देखो, सबसे पहले तो काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के हमें मैसेज एंड कॉल कि सर ये सिलेबस हमारा एक्सपेक्टेशन था कि एज़ पर द JKSSB पैटर्न जो JKSSB फॉलो करता है, जिसमें आपका मार्क्स का बाइफिकेशन होता है, आपको डिटेल टॉपिक वाइज पता रहता है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है एंड किस तरीके से आपके एग्जाम स्ट्रेटजी एंड आपने पैटर्न फॉलो करना है। एंड इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। सो नाउ आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट द स्ट्रेटजी एंड एग्ज़ाम की बात की जाए कि एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। देखो, ऐसा चाहे नहीं कि हम डिटेल एग्जैक्टली बता सकते हैं कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, बट एज पर द एक्सपेक्टेशन आपका एग्ज़ाम अप्रैल या मई में हो सकता है। ओके, बट देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, राइट नाउ पेंडेमिक भी है, ओमिक्रॉन भी आप देख रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ें हैं वो तो फिर आप वी हैव टू लाइक वेट की कैसे चीज़ें चलती हैं, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। तो इस टाइम बाउंड के अंदर आपने ये सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या ये सिलेबस आप कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या इतने टाइम ये सिलेबस कंप्लीट करवाना पॉसिबल है या नहीं, सारी चीज़ें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले तो हम पूरे डिटेल देखेंगे एंड इतना तो आप लोग भी जानते हो कि आई बिलीव कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा, हार्डली स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो कॉम्पिटिटिव फील्ड में नए हैं, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड एंड काफ़ी टाइम से आप अपनी प्रिपरेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट, अभी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी है, JK लाइक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, अकाउंट असिस्टेंट एंड देयर लॉट ऑफ एग्जाम जो आपने गो थ्रू जरूर किए होंगे। देखो, अब बात करते हैं, हम डिटेल सारी चीज़ें देखेंगे। 14 टॉपिक्स हैं इसमें जो आपके सामने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इनको कवर करने के लिए एंड टाइमली कैसे हमें कंप्लीट कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और भी यहाँ पे द मेन पॉइंट इज कि आपका देखो ये सिलेबस आपके सामने है एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल इसको देख के ही डिप्रेशन में चले गए होंगे, क्योंकि हमें जब से मैं ये सिलेबस आया काफ़ी इंस्टा पे मैसेज, व्हाट्सएप पे कि सर अब हमें ये उम्मीद नहीं थी, ये होगा वो होगा, बट कीप इन योर माइंड कि दिस इज योर सिलेबस एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप इसे टाइमली कवर कर सकते हो विद सम स्मार्ट वर्क, विद सम हार्ड वर्क एंड देयर इज हेयर रिक्वायर्ड लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड कुछ चीज़ें तो फॉर श्योर आपको लगभग 3 से 4 महीने के लिए कंप्रोमाइज़ भी करनी पड़ेंगी। ओके, तो वो चीज़ें आपको ही पता है कि क्या चीज़ें आपने कंप्रोमाइज़ करनी है, कहाँ चीज़ें आपका कहाँ ज़्यादा टाइम आपका यूटिलाइज होता है। अब बात करते हैं मुद्दे की। मेन मुद्दा है कि आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन होंगे एंड 2 घंटे आपको एग्जाम के लिए मिलेंगे। अब टॉपिक बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखो, इस टॉपिक के लिए क्लियर कट आंसर, इसमें ज़्यादा डिटेल डिस्कशन मैं आपको नहीं करवाऊंगा। देखो, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इट्स नॉट लाइक समथिंग कि आप एग्जाम के 10 दिन पहले इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। मैं अक्सर स्टूडेंट से हमारा डेली करंट अफेयर सेशन में ये चीज़ डिस्कस करता हूँ एंड आपको रिकमेंड करता हूँ, हमेशा यही सजेशन देता हूँ कि इस टॉपिक के लिए आपको इट्स नॉट लाइक कि आप कर लेंगे कभी कर लेंगे, दिस मस्ट बी इन यूर पार्ट ऑफ द लाइफ। हाउ, देखो करंट अफेयर्स की ही जनरली बात कर रहा है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, तो आपको कैसे फॉलो करना। ये मानो कि आपका एग्जाम आज से 4 महीने बाद होना है एंड लगभग आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाना है। तो 6 महीने के करंट अफेयर्स क्या आपके एग्जाम के 1 महीना पहले स्टार्ट करोगे या 10 दिन पहले स्टार्ट करोगे? नो, यू हैव टू स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम टुडे। कैसे? देखो, डेली करंट अफेयर्स आपने वॉच करने हैं आपको। अब हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं एंड नाउ आपने अगेन उसे स्टार्ट कर दिया, कुछ गैप आ चुका था, नाउ वी आर रेगुलर। तो आपने डेली करंट अफेयर्स करने हैं, रोज़ के 5 ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 से 12 मिनट डेली, इतने मिनट का वीडियो रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये टाइम आप अपनी आप किसी टाइम भी निकाल सकते हो। जस्ट आपको PDF भी मिलते हैं, आप रोज से 10 से 12 मिनट आप किसी ट्रैवलिंग में, तो लॉट ऑफ थिंग जो आपका स्पेयर टाइम रहता है आप उसमें निकाल सकते हो एंड इस तरीके से आप अगर डेली पूरे 24 आवर्स में सिर्फ 10 से 12 मिनट दोगे तो आपका पहला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। नॉट ओनली कवर हो जाएगा, आपका अच्छे खासे से रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप चीज़ें डेली करेंगे तो चीज़ें आप ज़्यादा रिटेन रख पाएंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ, लाइक आप एक आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप तालाब भरेंगे, एक एक बूंद से तालाब भरेगा तो वो पानी रिटेन रहेगा। एक ही तालाब में आप एक साथ सारा पानी डालेंगे तो काफ़ी पानी बाहर भी गिर जाएगा।
तो सेम इन दिस प्रोसेस की डेली पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो चीज़ें रिटेन रहेंगी एंड एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड इतना कहूँगा कि नवंबर से शुरुआत कर लें। 1 महीना पीछे जाना आसान बात है, 6 महीने पीछे जाना मुश्किल बात है। तो अभी से स्टार्ट करेंगे, 1 ही महीना पीछे जाके करेंगे, नवंबर से स्टार्ट करेंगे, बाकी आप डेली तो वॉच करेंगे, अप्रैल तक आपके 6 महीने हो जाएंगे कवर। सेकंड बात करते हैं हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। अब ये सबसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डर भी इसी में रहे कि सर ये टॉपिक कैसे किया जाए, पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। नेशनल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं 1857 के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने सारी की सारी करनी है। रिवॉल्ट की बात करें, उसके बाद इंटरनेशनल कांग्रेस की बात करें, पार्टीशन की बात करें, सूरज स्प्लिट की बात करें, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, महात्मा गांधी एरा की बात करें, वो सारी चीज़ें आपने इन डिटेल पढ़नी ही पढ़नी है। अब बात करते हैं ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक छोटा वर्ड नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका एंशिएंट हिस्ट्री आ जाता है, जहाँ आपको स्टोन एज से शुरुआत करनी है, उसके बाद मेडिवल आ जाता है, मॉडर्न तो हमने करना ही करना है। अब क्या इसमें आपको इतना ज़्यादा टाइम देना है कि आप बिल्कुल डेप्थली पढ़ेंगे? नो। देखो एंशिएंट हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको उसमें से अच्छे खासे से उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को करना है। छोटा सा टॉपिक है, हार्डली आपको उसमें आप 2 से 3 घंटे में आराम से उसे इन डेप्थ पढ़ सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपको कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स आपने उसमें देखने हैं, लाइक आपको उसमें जैनिज्म के बारे में पढ़ना है, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है। अगर मैं वैदिक एज की बात करूं तो उसको भी आपको, और देखो कहने का मतलब यह है कि अगर आप मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं और मेडिवल की बात करूं उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। हार्डली आप 5 दिन भी इन दो टॉपिक्स को आप अगर डिवाइड कर लेंगे, 5 दिन में अपने ये 2 टॉपिक्स ओवरऑल लेने हैं। देखो अगर आप डेप्थ की बात करें तो फिर आपको 3 महीने भी कम पड़ेंगे। अब तमिलनाडु की एनसीईआरटी बेस्ड बुक ले लीजिएगा, एनसीईआरटी की, उसमें आपको सारी चीज़ें इन डिटेल मिलेंगी, इन डेप्थ मिलेंगी। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका ये हालांकि सिलेबस आपको यूपीएससी लेवल का दिख रहा है, बट आपको यूपीएससी लेवल के लिए तैयार नहीं करना। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द जेकेपी एसआई एग्जाम। सो कहने का मतलब क्या है कि एंशिएंट एंड मेडिवल में आपको करके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ही छोड़ के चले जाएंगे या बोलेंगे नहीं हमने मॉडर्न से ही स्टार्ट करना है। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन करना है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, दिल्ली सल्तनत के बारे में वो सारी चीज़ें पढ़नी है आपने। अगर मैं मेडिवल की बात करूँ तो एग्जामिनर इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अटैक्स हुए थे, जैसे आपका मोहम्मद गोरी हो गया, उसके बाद मोहम्मद गजनवी हो गया, कासिम खान हो गया, इन्होंने अटैक्स कब किए, कहाँ पे अटैक किए, सब 17 बार ये अटैक किसने किया था, सिंध पे अटैक किसने किया था। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑरली, ये जब आप बेसिक पढ़ेंगे ना मेडिवल का या एंशिएंट का, एंशिएंट में अगर इंडस की बात करें या मेडिवल में जब हम ये अटैक्स की बात करें, जब आप इसका बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके आराम से निकल जाएंगे। सो ये है जी, इसमें आपने करना है। बस इतना कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि इस पे आपसे ज़्यादा टाइम नहीं देना। पढ़ना ज़रूर है बट एक ओवरव्यू लेना है एंशिएंट एंड मेडिवल का, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट को अपने अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब आ गया जी हमारा थर्ड टॉपिक, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी तो ऐसा तो है नहीं है कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ज्योग्राफी तो पढ़ना ही है। आपने इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी आप, अगर मैं जो भी स्टूडेंट्स अगर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है तो उसमें से भी उसने ज़रूर काफ़ी अच्छे से लगभग 80 to 85% आपका ये कंप्लीट हुआ होगा। आपने इसमें इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। रिवर्स, लेक्स, आपका फ्लोरा एंड फौना, जितनी भी चीज़ें आती हैं इंडियन ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी आ गई, आपको अबाउट द स्टेट्स एंड फिजियोग्राफी आ गई, वो सारी चीज़ें पढ़नी है, इंडिया की पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। तो इस थर्ड टॉपिक की बात करें तो थोड़ा सा लेंथी है, आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट इट्स नॉट लाइक कि समथिंग इज़ न्यू। ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो, ऑलरेडी आपने ये पढ़ा होगा। उसके बाद आगे हमारा फोर्थ टॉपिक, इंडियन पॉलिटी। अब देखो इंडियन पॉलिटी सिंपल से आपने स्टार्ट करना है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप स्टार्ट करेंगे। एंड बाकी हमारा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार होके रहा था, वो सारी चीज़ें आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़नी है। अब आप ये मत सोचिए कि आपको लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है, पूरी डिटेल पढ़नी है। देखो लक्ष्मीकांत की बुक अगर पढ़ने जाओगे तो फिर आपको, अगर डेप्थ में पढ़ने जाओगे तो फिर तो आपको 1 साल भी लग जाएगा, तब भी आपको पूरे आर्टिकल्स याद नहीं होंगे। ओके, तो पॉलिटी पढ़नी है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम अगर स्टार्ट करें, हम अपने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, उसके बाद हमारा रिट्स के बारे में हमने पढ़ना है, आर्टिकल्स हमने सारे पढ़ने हैं, मनी बिल के बारे में पढ़ना है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी आपने कवर करके जानी है इंडियन पॉलिटी के तहत। हाँ, अगेन इतना कहूँगा कि ये सोच के मत पढ़ने बैठ जाना कि हाँ आज मैंने एनसीईआरटी की बुक्स ले लेनी है, आज मैंने सारा खत्म कर लेना है। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो नहीं करनी अगर आप चाहते हो कि टाइमली सिलेबस को आप कंप्लीट कर पाएँ। तो इंडियन पॉलिटी आ गया। फिफ्थ टॉपिक आपका जे.एंड.के
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो इसमें तो आप ऑलरेडी काफ़ी बार ये कर ही चुके हो। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को आपने डिटेल में देखना है एंड इसके जो एक्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, वो थोड़े बहुत आपने याद करके जाना, क्योंकि ऑलरेडी ये जेकेएसएसबी के सिलेबस में हर एग्जाम में मेंशन रहता है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमारा 6 टॉपिक की बात करें तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स के बारे में मेंशन किया गया। देखो हालांकि इसमें आपको थोड़ा सा बेटर चीज़ है इसमें, अगर जनरली कहीं उसने ये मेंशन कर दिया होता कि जनरल इकोनॉमिक्स मेंशन कर देता, जैसे उसने हिस्ट्री की बात कही है या जनरल इंग्लिश की बात की है, जनरल मेंटल एबिलिटी की बात की है, तो उसमें फिर आपको थोड़ी और ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि फिर आपको उसमें पैरामीटर्स का पता नहीं चलना था। तो इसमें थोड़ा बहुत इन्होंने आपके लिए थोड़ा सा बेटर है, इसमें कुछ टॉपिक्स मेंशन है जो आपको पढ़ के जाने, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो काफ़ी बारी, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफी वाला चैप्टर भी ऑलरेडी आपने जेकेएसएसबी एग्जाम में फॉर श्योर कहीं ना कहीं से रिवाइज किया, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्स्ट्रा ये आ गया। उसके बाद 7th आगे जनरल इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये भी ऑलरेडी आप काफ़ी बारी कर चुके हो, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में ऑलरेडी चीज़ें आप करते ही आ रहे हो सभी एग्जाम्स के लिए। जनरल इंग्लिश आप लोग जानते हो, जनरल इंग्लिश पे आपको सारी चीज़ें करके जानी है एंड जनरल इंग्लिश इज़ नॉट लाइक समथिंग कि आपको उसमें 4 महीने लगे, अगर आप चाहो तो इसे आप 15 से 20 दिन के अंदर आराम से कंप्लीट कर सकते हो एंड अच्छे से ये प्रिपेयर कर सकते हो। ये आप इसमें अगर आप 15 दिन भी देके चलेंगे तो आप आराम से इसे कंप्लीट कर पाएंगे। अब इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इसी के अंदर आ जाता है, इंग्लिश स्किल्स के अंडर ही आ जाता है। अब इसके लिए आपको पर्टिकुलरली कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अब स्टूडेंट्स के सोचते हैं कि सर एग्ज़ाम आप जब देने जाएंगे तो आपका जो एग्ज़ाम आएगा आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। आप कभी ऐसा हुआ है कि आप देखेंगे कि हाँ 120 क्वेश्चन से आप 120, हाँ हालांकि कुछ केसेस होते हैं कि जहाँ टॉप हो जाता है पूरा 100 आउट ऑफ 100 हो जाते हैं, बट एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर में एग्जाम क्वेश्चंस वैसे ही डालता है। अब आप हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पर्टिकुलरली बात करूँ, कुछ आपसे कुछ एरा पूछ लेगा, कुछ डेट पूछ लेगा, तो वो चीज़ें किस लिए पूछता है कि मेरिट डाउन करना है एग्जामिनर ने। अब आप ये सोच के चलें कि एग्जामिनर वैसे ही कई बार हम सोचते हैं कि यार एग्जाम तो हम देने जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें लगते हैं कि यार ये क्वेश्चंस हमने क्यों नहीं पढ़े, हम उसको भी डेप्थ में और चीज़ें डेप्थ में पढ़ेंगे तो हमसे वो क्वेश्चंस निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, एक्चुअली होता क्या है कि एग्जामिनर, अब आप सोचो कि एग्जामिनर सारे ईजी क्वेश्चन, ईजी लेवल की कहने का मतलब कि ओवरव्यू क्वेश्चन दे देगा तो फिर तो मेरिट सबका 120 से 120 चले जाएगा, फिर सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो फिर वो कैसे आप लोग उनको जॉब प्रोवाइड करें। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो एग्जामिनर डालता ही उसी के लिए है जो उसका आंसर बच्चे ना कर पाए एंड उससे मेरिट डिसाइड हो। इसलिए कुछ चीज़ें देखो, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये एज इट इज़ है कि वहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा आपने इंग्लिश प्रिपेयर की होगी तो आप इसके लिए कैपेबल होंगे कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। अब जनरल साइंस आ गई, जनरल साइंस में आपको जनरल चीज़ें पढ़नी है, बायोलॉजी के बारे में, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, एक्सक्रीशन। उसके बाद बायोलॉजी आ गया, आपका फिजिक्स आ गया, फिजिक्स के बेसिक डिटेल्स, लॉ ऑफ मोशन, जो चीज़ें आती हैं उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, करंट वगैरह, एंड उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में बेसिक चीज़ें। ये ओवरव्यू है, बेसिक चीज़ें पढ़नी है एटलीस्ट आपको। इसके लिए आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, क्योंकि ओवरव्यू आपने लेना है, ज़्यादा डेप्थ नहीं पढ़ना, आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं अपने एग्जाम्स के, जो जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए। बाकी आपका 11th टॉपिक आ गया बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये हर जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में है, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको कुछ पैरामीटर्स का आइडिया है इसमें, जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, उसके यूसेज, उसके इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट के यूसेज। तो ये भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आप इसे आराम से कर पाएंगे। अब उसके बाद हमारा 12th टॉपिक आ गया जनरल मेंटल एबिलिटी। अब इसमें दिक्कत आएगी स्टूडेंट्स को कि सर क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक हम छोड़ें इसमें। तो इसमें कोई भी छोड़ने वाला तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है आपको। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, प्रॉब्लम एंड एज, इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने वाली बात है। एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, ये तो रीजनिंग का चैप्टर है, रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हर एग्जाम में आपका एंड मेंटल एबिलिटी का इशू है, थोड़ा बहुत है कि स्टूडेंट्स में इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है कि क्या इसमें प्रोबेबिलिटी भी पढ़ के जाना है आपको, क्या आपको इसमें देखो बेसिक तो जनरल मेंटल एबिलिटी की अगर बात की जाए तो जनरल में अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज आपको करके जाना है, उसके बाद आपको एवरेज पढ़ के जाना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ के जाना है, एंड ये जो बेसिक डिटेल्स आपको मेंटल एबिलिटी के हैं वो अपने, जैसे सिंप्लीफिकेशन भी इसके अंदर आ गई तो वो आपके यहाँ से करके जाना है। एंड बेसिक न्यूमेरेसी में अगर हम बात करें तो नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ये टॉपिक है आपका। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन का एग्जाम,
क्वेश्चंस आपको लास्ट ईयर जो एग्जाम होता लास्ट टाइम तब भी ये पूछा गया था। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसमें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन मिल जाता है। एक बेनिफिट ये रहता है कि डीआई के क्वेश्चन में अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि अगर आप डाटा डीआई का एक क्वेश्चन आएगा उसमें से कम 2 से 3 तो मिनिमम आपसे पूछे ही जाएंगे सेम डीआई से, तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है। बाकी मेंटल एबिलिटी में है थोड़ा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसमें आपको टॉपिक्स को देखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप करके जाइएगा तो आपका वहाँ से ये बेसिक जनरली ही पूछा हुआ तो ये जनरली हो जाएगा। तो ये है जी हमारा सिलेबस कंप्लीट पूरा का पूरा। एंड टाइम की अगर बात करें कि कितना टाइम लगेगा वो आप लोगों पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टॉपिक जल्दी ख़त्म करना चाहते हो। एंड बाकी इट्स अप टू यू कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, वो इट्स टोटली अप टू यू। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने जैसे करना है। बट इट्स नॉट लाइक कि ये सिलेबस नहीं आपसे कंप्लीट होगा, फॉर श्योर कंप्लीट हो सकता है, सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होगा। आप 1 महीना पहले भी सिलेबस से कंप्लीट करके बाकी आप अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हो। बाकी आप डिफरेंट सोर्सेज से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। एंड इतना एट द एंड ज़रूर कहूँगा कि लाइक एक हैबिट रहती है जो आपके पास होनी चाहिए कि रीडिंग बुक्स को स्टडी करना। जो चीज़ें आपको बुक्स में मिलेंगी वो आपको, आप ऐसा मत कहिएगा कि ये मत सोचिएगा कि आप टोटली डिपेंडेंट किसी पे हो जाएंगे। हाँ, हर चीज़ से आप यूट्यूब वीडियो से, डिफरेंट कोर्सेज से आप हेल्प ले सकते हो, फॉर श्योर आपको हेल्प मिलेगी। बट एट द एंड इतना कहूँगा कि आप टोटली किसी पे रिलाई मत करें, डिपेंडेंट खुद पे रहें, खुद पढ़ें, खुद का प्रिपेयर करें। एंड उसके बाद जब आपको डिफरेंट सोर्सेज से आपकी जहाँ से हेल्प की जा रही है वहाँ से खुद को टेस्ट भी करें। एंड टोटली रिलाई नहीं करना। इट्स नॉट कि आप सिर्फ 2-4 वीडियोस देख के आप सोच रहे हैं कि हिस्ट्री के मैं 10 वीडियोस देख लूँगा। तो हाँ, बुक रीडर इज़ इंपॉर्टेंट, बुक रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है। एंड जो चीज़ें बुक से आप सीख सकते हैं वो चीज़ें आप वीडियोज़ से नहीं सीख पाएंगे। सो दिस इज़ द थिंग कि आपको हेल्प लेनी है हर चीज़ से। बट ये है कि एट द एंड दिस मस्ट बी इन योर हैबिट कि आप एक बुक रीडर भी बन पाएँ 2 से 4 महीने में एंड टाइम दे पाएँ, क्योंकि एट द एंड आपका चीज़ें वहीं से आती हैं एंड देखना आपको यही पड़ेगा। हेल्प लेने के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये रहा जी आज का वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको ये पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बाकी अपनी तैयारी शुरुआत करें। हम भी हेल्प कर सकते हैं आपकी कि ना कहीं से, वी विल ट्राई अवर बेस्ट तो आपका यहाँ से हम आपकी हेल्प कर पाएँ। बट अगेन वही कहूँगा, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ एंड you can take our videos or some other videos as an alternative, like जिससे आपका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, जिससे आप एक और चीज़ें आप ऐड ऑन कर पाएँ अपनी नॉलेज में। दिस इज द थिंग यू हैव टू फॉलो। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड सी यू सून।